हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का आज की इस वीडियो में हम सभी सवाल हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 1.1 का हमने सभी सवाल हल कर लिए थे और इस वीडियो में हम 1.2 का सभी सवाल हल करेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए पहले नंबर सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1.2 का पहला नंबर में 3 सवाल दिए गए हैं। पहले में हमें 3 सवाल दिए गए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यह है तो हमें पहले में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। हमें इसमें पहला नंबर कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मतलब हमसे कह रहा है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है वो सब के सब वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात तो सत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है वो सब के सब वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे पास वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला तो होता है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा जो होता है वो होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हमसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये बात तो सत्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में हमारा आंसर में होगा, आंसर में हमारा होगा कि सत्य है। सत्य है, ये बात तो सत्य है, तो ये सत्य हो गया। उसके बाद हमें इसमें कहा है कि कारण भी दीजिए, तो हम इसका कारण लिखेंगे। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे कारण, तो यहां पर हमारा हो जाएगा कारण। कारण में हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है। हम यहाँ पर कारण में लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है। क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्या के अंदर ही मतलब वास्तविक संख्या में ही अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या आती है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले तो हमें इसमें क्वेश्चन में दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है। तो हम यहाँ पर एक तो संख्या रेखा बना लेते हैं। यह हमारे पास एक संख्या रेखा है, यह हमारे पास 0 है, यहाँ इधर हमारे पास 1, यह हमारे पास 2, यह हमारे पास 3 है, और इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3। ये हमारे पास एक संख्या रेखा है, और हमसे कह रहा है कि इसका जो प्रत्येक ये बिंदु है, ये जो हमारे पास ये बिंदु है, ये जो हमारे पास है बिंदु है, ये √m का रूप का होता है। और हमसे कह रहा है कि जहां m है, ये m जो है एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू हो अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाती हैं, वो सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हमसे कह रहा है कि जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है, जहां m एक
प्राकृत संख्या है। तो ये बात तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए हमसे कह रहा है कि प्रत्येक अंडर रूट एम जो है, ये हमारे पास अंडर रूट एम है, इसमें हमसे कह रहा है कि जो हमारे पास ये संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है अंडर रूट एम का रूप का होता है, और एम एक प्राकृत संख्या है। यदि हम एम के जगह पर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। यदि हम यहाँ पर 2 लेते हैं तब हमारे पास क्या आता है? 1.141 ऐसे डॉट डॉट कुछ आ जाएगा, मतलब अपर में आएगा। तो हमारे पास इसका मान ये जा रहा है। तो एक बात हमें इसमें ध्यान देना है, किसी भी वर्गमूल का यदि हम निकालें तो वो हमेशा के लिए प्लस में आता है, कभी ऋणात्मक में नहीं जाता है। ऋणात्मक कभी भी नहीं आएगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकालेंगे तो हमेशा धनात्मक ही आएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। तो ये बात तो गलत हो गया, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम का रूप का नहीं होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर हमें ऋणात्मक भी संख्या होती है और धनात्मक भी संख्या होती है। तो लेकिन इसमें हमें यदि अंडर रूट में कर रहे हैं तो हमारे पास केवल धनात्मक संख्या आ रही है, इधर की केवल संख्या आ रही है, इधर की संख्या नहीं आ रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य है। अब हम लिखेंगे असत्य है तो हो गया। अब हमें कारण भी देना है, तो यहां पर हम लिखेंगे कारण में हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर कारण में लिखेंगे कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या आती है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बस लिख देंगे कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी संख्या आती है, और इसमें हमें अंडर रूट एम, यदि हमारे पास अंडर रूट एम को बाहर जब निकाल लें तो अब हमारे पास केवल धनात्मक संख्या आ रही है। तो केवल इसमें धनात्मक इधर की संख्या आ रही है, लेकिन इधर की संख्या नहीं आ रही, तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या ये दो प्रकार से होती है। एक तो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, और दूसरी जो होती है वो हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक ये जो हमारे पास प्रत्येक वास्तविक संख्या है वह केवल अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय भी संख्या होती है और परिमेय भी संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि केवल अपरिमेय संख्या होती है, केवल अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य है, असत्य है। और हम कारण में लिख देंगे, यहाँ पर लिखेगा कारण में लिखेगा क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या होती है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास, अब हमने पहले का तीनों सवाल हल कर लिया, और यही हम यहाँ पर पहले का तीनों नंबर सवाल हम हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में समझेंगे कि हमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक होता है जैसे यहाँ हमारे पास 0 है और इधर माइनस का 1 और माइनस का 2, इधर ऐसे माइनस का 3, ऐसे डॉट डॉट इधर चला जाए और इधर आ जाए 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट इधर चला जाए, तो हमसे ये हमारे पास पूर्णांक एक होता है। ये बात हमने समझ लिया कि पूर्णांक क्या होता है। ये हमारे पास एक क्या है, पूर्णांक है। इधर 0 के इधर प्लस में धनात्मक अनंत तक जाए तो वो पूर्णांक है, और इधर ऋणात्मक की ओर अनंत तक जाए तो ये पूर्णांक है। यदि ये माइनस प्लस इधर माइनस प्लस मतलब दोनों हो तब ये हमारे पास पूर्णांक है। अब हमसे कह रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक, मतलब हमें इस इधर का ऋणात्मक पूर्णांक हमें नहीं लेना, हमें इधर का केवल धनात्मक पूर्णांक लेना है। इधर का हमें लेना है, इधर का नहीं लेना है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हमसे सबसे पहले तो जानेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है कि नहीं। तो जैसे हमारे पास ये √1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर √2 का करें तो ये हमारे पास ये कुछ आ जाएगा, मतलब ये अपरिमेय आएगा। और हमसे यहाँ पर √3 का करें तभी भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अपरिमेय आएगा। यदि हम यहाँ पर √4 का करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल के अपरिमेय होते हैं। तो हमसे इधर तो हमारे पास सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल हम कर रहे हैं, तो हमें परिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी, और परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या हमें मिल रहा है। तो दोनों संख्या मिल रहा है, और इसमें हमसे कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होंगे, तो ये बात गलत है। और हमसे कह रहा है कि यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम एक उदाहरण भी दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ ये तो हम आपको समझाने के लिए कहें, यहाँ पर हमारा हल शुरू होता है। यहाँ पर आप लिखेगा, यहाँ पर आप लिखेगा सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। आप लिखेगा कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, यह बात आप लिख दीजिएगा। ये तो हमारे पास केवल यहाँ तक का हमारा आंसर है। अब हमसे कह रहे हैं यदि नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो हमें एक ऐसी संख्या का मतलब उदाहरण देना है जो परिमेय संख्या, वर्गमूल के ऐसे संख्या का उदाहरण देना है जो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने दो देखा, एक तो हमारे पास हो जाएगा √1 हमारे पास एक परिमेय संख्या है, और जैसे √4 हो जाएगा, ये भी हमारे पास एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर √9 हो जाएगा, ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। ये हमारे पास तीनों परिमेय संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √m को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। सबसे पहले तो हमसे इसमें कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर दर्शाइए √m को, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, हमसे कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि संख्या रेखा क्या होता है। तो हमारे पास एक संख्या रेखा होता है, जैसे ये हमारे पास एक ऐसा लाइन हो गया, ये हमारे पास इधर बीच में क्या हो गया, 0, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर नहीं, ऐसे हम बनाते हैं, इसको और थोड़ा सा नीचे हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बना ली है। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास 3 है, और इधर आगे तक बढ़ता जाएगा, और इधर -1 हो जाएगा,
माइनस का 2 हो जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा। ये हो गया। अब हमसे कह रहा है कि संख्या रेखा पर, मतलब ये जो संख्या रेखा है इस पर √5 कहाँ पर आएगा। तो ऐसे हमें √5 हमें ऐसे दर्शाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर हमारे पास होगा वो 90 डिग्री होगा। इसे मान लेते हैं थीटा। थीटा का सामने वाला क्या होता है, वो होता है लंब होता है। और ये हमारे पास लंब के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और जो नीचे बच गया ये क्या होता है, आधार होता है। तो ये हो गया आधार। आधार हो गया, ये हमारे पास आधार हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सूत्र होता है, वो अभी आपको मालूम भी नहीं होगा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर। केवल आप अभी आपको ये सवाल समझ में आएगा, केवल आप थोड़ा सा 2 मिनट आप इंतजार करिए। तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में होता है लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास कह रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को दर्शाइए। तो यदि हम आधार को हम 2 ले लें और लंब को हम केवल 1 ले लें तब हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे आएगा अभी आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास कर्ण है, इसको हम के से लिख रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार यदि हम 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब को हम 1 ले लेते हैं तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास कर्ण का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 हो गया। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। कर्ण का मान क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। √5 आ गया। तो यदि हम हमारे पास 5 आ गया तो यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको भी ये जो हमारे पास है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, मतलब हमारे पास ये जो संख्या रेखा है इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास आधार है। ये हमारे पास आधार है, इसको हम संख्या रेखा को मान लेते हैं ये हमारे पास आधार है। तो हमने यहाँ पर आधार कितना लिया था 2 लिया था। तो हम संख्या रेखा पर आधार कहाँ से लेंगे, ये यहाँ 0 पर से लेकर यहाँ तक 2 लेंगे। तो ये हमारे पास संख्या हो गया। इस पर हम एक लंब डालेंगे तो इसका लंब हमारे पास कैसा हो जाएगा, एकदम सोज, ऐसे हमारे पास लंब हो जाएगा। लंब हो गया। अब यहाँ पर हमने जो लंब लिया था इसमें समकोण त्रिभुज में लंब जो लिया था वो कितना लिया था, 1 लिया था। तो मान लेते हैं हमारा समकोण त्रिभुज का लंब है, मतलब यहाँ पर 1 पॉइंट है तो ये हमारे पास 1 पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हो गया। तो जो है हमारे पास यहाँ से है इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं, इसी प्रकार बन गया। तो यह हमारे पास क्या हो गया, यह तो हमने आधार लिया था 2, तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर 2 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया। अब हमारे पास इसका यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज को 2 लिया था और लंब हमने 1 लिया था, तो हमारे पास कोण कितना आया था √5 आया था। देखिए यहाँ पर √5 आया था, अभी हमने सॉल्व भी किया तो √5 आ गया। तो ये हमारे पास जो कोण है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कोण है। तो इस कोण को हम ऐसे हम जब चाप से खींचेंगे, जब हम चाप से ऐसे बनाकर, ऐसे चाप से हम जब बनाएंगे अपने कॉपी में, जब हम चाप से ऐसे यहाँ पर प्रकार रखकर, यहाँ पर हम प्रकार रखकर, अब जब हम जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं ये प्रकार है, तो इस एक पर और एक पर यहाँ से हम रखेंगे, तो इसे जब हम रखेंगे तब हमारे पास ऐसे हमारे पास चाप को जब हम ऐसे खींचेंगे तो ये जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, जब हम इसको ऐसे जब चाप से हम ऐसे खींचेंगे, जब हम चाप से ऐसे खींचेंगे तो ये जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये जो बिंदु आ रहा है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा। ये जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास √5 आ जाएगा। तो और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को अपना फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं।